24 दिसंबर 1999 नेपाल के काठमांडू से दिल्ली आ रहे एक इंडियन प्लेन IC-814 को कुछ टेररिस्ट द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। ये हाईजैक आगे चल के इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और आखिरी हाईजैक बनता है। हाईजैकिंग के दौरान ये प्लेन पैसेंजर समेत कुल 4 अलग अलग देशों में लैंड करता है, मगर फिर भी कोई भी देश कामयाब नहीं हो पाता है इन हाईजैकर्स को पकड़ने में। मगर आखिर क्या होता है प्लेन में बैठे पैसेंजर्स के साथ पूरे 7 दिन तक, और क्या इस हाईजैकिंग में कुछ पड़ोसी देशों का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है? ये सभी सवालों का जवाब पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. ये इंसिडेंट शुरू होता है जब 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट दिल्ली जा रही थी और आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में करीब 2 घंटे लगते थे, लेकिन इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स को ये नहीं पता था कि ये 2 घंटे की फ्लाइट अगले 7 दिन तक इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि इस फ्लाइट में मौजूद थे कुछ टेररिस्ट जो कि फ्लाइट को हाईजैक करने के प्लान से आए थे। ये 5 टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और पैसेंजर्स को छोड़ने के बदले में मांगते हैं 35 लोग, सज्जाद अफगानी की लाश और $200 मिलियन। ये हाईजैकिंग होती है प्लेन के काठमांडू से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद, जब 4 हाईजैकर्स एकदम से गन लेके सभी पैसेंजर्स को धमकाते हैं कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। इस प्लेन के कैप्टन मिस्टर देवी शरण को भी हाईजैकर्स गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उन्हें फोर्स करते हैं प्लेन को दिल्ली की बजाय लाहौर की तरफ ले जाने के लिए। कैप्टन देवी शरण सभी पैसेंजर्स और अपनी जान बचाने की खातिर प्लेन को लाहौर की तरफ लैंड करवाने की कोशिश में लग जाते हैं, मगर जैसे ही इंडिया का ये प्लेन पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में कैच होता है, पाकिस्तान अथॉरिटी पूरी तरह से मना कर देती है इस प्लेन को लैंड करने की परमिशन देने के लिए। 4:40 पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी इस हाईजैकिंग की खबर पता चलती है और इसके 1 घंटे बाद यानी कि 5:30 बजे तक ये खबर पहुंचती है उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सेक्रेटरी ब्रिजेश मिश्रा तक। 6:04 कैप्टन देवी शरण इंडियन अथॉरिटीज को बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में प्लेन को लैंड करने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है। कैप्टन देवी शरण रिक्वेस्ट करने के लिए कहते हैं पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, वरना ये हाईजैकर्स धमकी दे रहे थे कि एक के बाद एक पैसेंजर्स को ये मारना शुरू कर देंगे। ये सब सुनकर शाम 6:30 बजे इंडियन हाई कमीशन बात करती है पाकिस्तान अथॉरिटीज से इस प्लेन को लैंड करवाने के लिए, मगर पाकिस्तान अथॉरिटी फिर से इनकार कर देती है। जब कैप्टन देवी शरण को ये बात पता चलती है तो सारी बात वो हाईजैकर्स को बता देते हैं और अपनी जी जान से उन्हें ये समझाने में लग जाते हैं कि प्लेन में असल में फ्यूल बहुत ज्यादा कम है। अगर हम जल्द ही लैंड नहीं करते हैं तो ये प्लेन कहीं न कहीं क्रैश कर जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे। कैप्टन देवी शरण कहते हैं कि हमें प्लेन को जल्द से जल्द रिफ्यूल करवाना होगा। 7:01 हाईजैकर्स फाइनली कैप्टन की बात मान ही जाते हैं और प्लेन को लैंड करवाते हैं अमृतसर में रिफ्यूलिंग के लिए। प्लेन को अमृतसर में लैंड होते देख इंडियन अथॉरिटीज के लिए ये बात थोड़ी रिलीफ वाली थी, क्योंकि प्लेन अभी भी इंडियन टेरिटरीज में ही था और एक काउंटर एक्शन और ऑपरेशन लेकर प्लेन के पैसेंजर्स को अब भी बचाया जा सकता था। एक हाई कमीशन द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट टीम अपॉइंट की जाती है जो कि ये प्लान बनाती है कि हम प्लेन को रिफ्यूल करने में थोड़ा टाइम लगाएंगे ताकि इससे हमें कुछ और वक्त मिल सके रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करने के लिए। मगर अफसोस इनका ये प्लान एक कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से फेल हो जाता है। दरअसल इंडियन फोर्सेस ये प्लान बनाती हैं कि हम प्लेन के ठीक सामने एक फ्यूल टैंकर को रनवे पर ही खड़ा कर देंगे ताकि ये प्लेन दोबारा यहाँ से टेक ऑफ ना कर पाए, मगर टैंकर चला रहा ड्राइवर मिसअंडरस्टैंड कर जाता है अथॉरिटीज की ही बात को। असल में ड्राइवर काफी तेज टैंकर चला रहा था तो ऑफिशियल्स उसे स्लो डाउन करने को कहते हैं और ड्राइवर इसे टैंकर को रोकने का सिग्नल समझ
रनवे से ठीक पहले एक मोड़ पर टैंकर को रोक देता है। टैंकर को अचानक रुकता देख एक हाईजैकर सचेत हो जाता है और कैप्टन देवी शरण के ऊपर फिर से गन पॉइंट कर उससे प्लेन दोबारा उड़ाने के लिए कहता है। अब प्रेशर में आकर कैप्टन देवी शरण फिर से प्लेन को टेक ऑफ कराते हैं 7:50 पर। प्लेन के एकदम से इतना जल्दी टेक ऑफ करने की वजह से इंडियन अथॉरिटीज का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। प्लेन के अमृतसर से टेक ऑफ करने के बाद कैप्टन देवी शरण हताश हो जाते हैं और इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज भेजते हैं, वी आर ऑल डाइंग, हम सभी मरने वाले हैं, प्लेन में फ्यूल बहुत कम है। हाईजैकर्स फ्लाइट को फिर से पाकिस्तान में लाहौर की तरफ देवी शरण से रवाना करने के लिए कहते हैं, मगर अफसोस एक बार फिर पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल मना कर देता है इस प्लेन को लैंड कराने से। और इवन पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाहौर एयरपोर्ट में मौजूद सभी लाइट्स को भी बंद करा देती है, ताकि अगर टेररिस्ट पायलट को फोर्स भी करें तब भी पायलट एयरपोर्ट पर लाइट्स ना होने की वजह से लैंड ना करवा पाए। मगर हाईजैकर्स लाहौर से परमिशन डिनाइड होने के बावजूद और रनवे की लाइट्स भी बंद होने के बावजूद कैप्टन देवी शरण को बोलते हैं कि प्लेन को लाहौर पर ही लैंड कराया जाए। कैप्टन बिल्कुल वैसा ही करते हैं, मगर अफसोस रनवे में लाइट्स नहीं थी तो कैप्टन लाहौर एयरपोर्ट की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं लगा पाते हैं और लाहौर के ही एक हाईवे से ये प्लेन क्रैश होते होते एकदम जरा सा बचता है। कैप्टन देवी शरण एक फाइनल रिक्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि प्लीज हमें लैंड करने की परमिशन दी जाए, नहीं तो हम हाईवे में क्रैश लैंड ही कर जाएंगे। ये सुनकर लाहौर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल फाइनली एग्री कर जाता है और ये प्लेन 8:07 पर लाहौर में फाइनली लैंड करता है। लाहौर में ही इस प्लेन IC-814 को रिफ्यूल किया जाता है और इंडियन अथॉरिटीज पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करती हैं कि अब दोबारा इस प्लेन को यहाँ से न उड़ने दिया जाए। हम इस्लामाबाद में मौजूद हमारे हाई कमिश्नर जी पार्थ सारथी को भेज रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट हाईजैकर से निगोशिएट करने के लिए। मीनवाइल तब तक के लिए पाकिस्तान अथॉरिटी रिक्वेस्ट करती हैं हाईजैकर्स से कि एटलीस्ट औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाए, मगर हाईजैकर्स इस बात पे अग्री नहीं करते हैं। उल्टा वो प्लेन में मौजूद हनीमून से लौट रहे 25 साल के गुड़गांव में रहने वाले आदमी रूपीन कटियाल पर हमला करते हैं, जिससे बाद में रूपीन का देहांत हो जाता है। इंडियन हाई कमिश्नर जो कि इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनके लिए पाकिस्तान एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेजता है, मगर अफसोस ये हेलीकॉप्टर 3 घंटे लेट से इस्लामाबाद पहुंचता है और यही होती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी चूक। जब तक जी पार्थ सारथी इस्लामाबाद से लाहौर आते हैं तब तक पता चलता है कि प्लेन रिफ्यूल होके ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है। हाईजैकर्स अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। वो फ्लाइट को अब दुबई के अल मिनाद एयरबेस पर लैंड करवाते हैं कैप्टन देवी शरण से। रात 3 बजे कई घंटे की निगोशिएशंस के बाद ये हाईजैकर्स दुबई में फाइनली कुछ पैसेंजर्स को रिलीज करते हैं। इन पैसेंजर्स को रिसीव करने खुद शरद यादव पहुंचते हैं, जो कि उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। ये पैसेंजर्स अब इंडियन अथॉरिटी के लिए जीते जागते गवाहों का काम करते हैं। इनके कई बयान इंडियन अथॉरिटीज के लिए वरदान साबित होते हैं। जैसे कि पहले तो ये बताते हैं कि प्लेन में आदमियों और औरतों को अलग अलग बैठाया गया है और सभी की आंखों पर पट्टी बांधी गई है। दूसरा ये बताते हैं कि हाईजैकर्स का बर्ताव इन लोगों की तरफ थोड़ा नरम था, ये बच्चों से भी ठीक से ही पेश आ रहे थे। पैसेंजर्स बताते हैं कि इन टोटल 5 हाईजैकर्स थे प्लेन में, जिनके कुछ कोड नेम्स थे। इनके लीडर को सभी हाईजैकर्स चीफ करके बुला रहे थे और बाकी 4 के नाम थे बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला। रियलिटी में बाद में पता चलता है इनके असली नामों के बारे में, जो कि थे इब्राहिम अख्तर जो कि चीफ था, शाहिद अख्तर जिसको सभी डॉक्टर बुला रहे थे, सनी अहमद काजी जिसका कोड नेम था बर्गर, जहूर मिस्त्री जो कि भोला के नाम से बुलाया जा रहा था, और आखिर में सकीर जो कि शंकर था। कैप्टन देवी बताते हैं कि इनमें सबसे अच्छा बर्ताव बर्गर का था। वो तो इवन गाना गा के लोगों का मनोरंजन कर रहा था। अभी तक पूरा 1 दिन बीत चुका था। दूसरे दिन प्लेन में अब तक मौजूद पैसेंजर्स के लिए हालात और खराब थे। टॉयलेट्स अब तक ओवरफ्लो कर चुके थे, खाने को ज़्यादा कुछ बचा नहीं था और ऊपर से पैसेंजर्स को 24 घंटे मौत का डर सताए जा रहा था। इन सभी के बीच प्लेन एक बार फिर से तीसरी बार टेक ऑफ करता है और इस बार प्लेन जाता है दुबई से अफगानिस्तान के लिए। 26 दिसंबर 1999 सुबह 8 बजे ये प्लेन लैंड करता है
कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर इस समय तालिबान का राज चल रहा था, तो ना चाहते हुए भी इंडियन गवर्नमेंट को तालिबान को बीच में इंटरफेयर करने देना पड़ता है हाईजैकर्स से बातचीत करने के लिए। ये प्लेन IC-814 अगले पूरे 6 दिन तक कांधार एयरपोर्ट अफगानिस्तान पर ही रहता है। इन 6 दिनों में इंडियन ऑफिशियल्स अब तक ये समझ चुके थे कि एक्चुअली में तालिबान की इंटेंशंस इंडिया को हेल्प करने की है ही नहीं। असल में तालिबान ने अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर रखा था प्लेन के आसपास, ताकि कोई भी इंडिया का हाई ऑफिशियल या आर्मी का पर्सनल प्लेन के पास भी ना जा सके। उस समय के एक स्पेशल टीम के मेंबर अजीत डोवाल सीधा आरोप लगाते हैं कि हाईजैकर्स को पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन ISI से डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा था। एक तरफ जहां इंडियन गवर्नमेंट पर हाईजैकर्स की डिमांड का प्रेशर था, जो कि 200 मिलियन US$ अपने 36 साथियों की रिहाई और साथ ही साथ सज्जद अफगानी की डेड बॉडी डिमांड कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनली भी इंडियन गवर्नमेंट पर बहुत प्रेशर था। 26 दिसंबर 1999 एक्सटर्नल मिनिस्टर जसवंत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स के परिवार वाले कुछ और लोगों के साथ घुस आते हैं अपनी डिमांड्स लेकर कि किसी भी हाल में इंडियन गवर्नमेंट की अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स की सेफ्टी। उसके लिए भले ही चाहे हाईजैकर्स की सभी डिमांड्स को पूरा करना पड़े। 27 दिसंबर 1999 इंडियन हाई कमांड की तरफ से विवेक काटजू और अजीत डोवाल कांधार एयरपोर्ट पहुंचते हैं हाईजैकर से निगोशिएट करने के लिए, और कई दिनों तक चली इन निगोशिएशंस के बाद फाइनली विवेक काटजू और अजीत डोवाल सफल रहते हैं हाईजैकर्स की डिमांड्स को नैरो डाउन करने में। अब 36 की जगह सिर्फ 3 प्रिजनर्स को ही रिलीज करने की बात तय हुई थी। अजीत डोवाल की यही सब अचीवमेंट्स आगे जाके वजह बनती हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने की। 30 दिसंबर 1999 हाईजैकिंग हुए अब 5 दिन हो चुके थे। उस समय के रॉ चीफ AS दौलत कश्मीर पहुंचते हैं हाईजैकर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग 3 आतंकियों को रिहा कराने। हालांकि उस समय के जम्मू और कश्मीर के CM फारूक अब्दुल्ला पहले तो इसके लिए सहमत ही नहीं होते हैं, मगर एंड में कोई और ऑप्शन ना होने के कारण फारूक मान जाते हैं और रिहा कर देते हैं उन 3 कैदियों को। इन तीनों कैदियों को कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से कांधार भेजा जाता है। 31 दिसंबर 1999 हाईजैकर्स की डिमांड अब पूरी हो चुकी थी, तो हाईजैकर्स भी प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स को एक एक कर फाइनली छोड़ने लगते हैं। अब इंडियन ऑफिशियल्स इस ताक में थे कि इन हाईजैकर्स को अब फाइनली तालिबान के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा, मगर अफसोस ऐसा नहीं होता है। इंडियन ऑफिशियल्स को जिस चीज का डर था आखिर में वही हो जाता है। तालिबान का लीडर हाईजैकर्स और उन 3 रिलीज टेररिस्ट को खुद एक गाड़ी में बैठा निकल पड़ता है पाकिस्तान की बॉर्डर की तरफ। तालिबान की गाड़ी को पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाता देख अब इंडियन अथॉरिटी श्योर हो चुकी थी पाकिस्तान और तालिबान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को लेके इस हाईजैकिंग में। एंड में इंडिया के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि हिरेन को छोड़कर बाकी सभी पैसेंजर सही सलामत इंडिया आ चुके थे। तो दोस्तों, इस हाईजैकिंग की पूरी कहानी सुनकर अब तक आप समझ गए होंगे पाकिस्तान और तालिबान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस केस में। मगर इस हाईजैकिंग में कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा भी कई ब्लंडर्स हुए। जैसे कि जब प्लेन अमृतसर में लैंड हुआ था तो ये इंडियन गवर्नमेंट की ड्यूटी थी कि अब प्लेन को किसी भी हाल में दोबारा टेक ऑफ ना करने दिया जाए। अगर दोस्तों आपने भी इंडियन अथॉरिटीज की कुछ गलतियां नोटिस की हो तो वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।